नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। आज बहुत ही खास त्यौहार भी हम सब मना रहे हैं। वासी उत्तरायण का त्यौहार है। मोगली कैरेक्टर आप सभी को बहुत अच्छे से याद होगा। मोगली की जो स्टोरी थी जंगल बुक, वो भी बच्चों को खास करके बहुत पसंद है। लेकिन वो स्टोरी में हम देखा है हमने कि जो बच्चा है वो बाय मिस्टेक एनिमल्स की फैमिली में जा पहुंचता है और कुछ समय तक उसे समझ ही नहीं आता कि वो कहाँ है। वो बच्चे को जो जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं, वो सारी कम्युनिटी वाले उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यही अगर हम बात करें हमारी अपनी खुद की, हम इंसानों की, तो क्या हम अपना इतना भी योगदान देने की कोशिश करते हैं कि हमारी एनवायरनमेंट यानी हमारे पर्यावरण का जो हिस्सा है, पशु पक्षी जानवर इंसेक्ट्स, ये सभी हमारे इस सिस्टम का हिस्सा हैं। ये सभी को उतना ही हक है अपने पर्यावरण को अच्छे से और साफ सुथरे तरीके से यूज करने का जितना हमारा है। लेकिन हम कहीं ना कहीं सोचते हैं कि सारा जो हक है इसे पर्यावरण को यूज करने का वो सिर्फ हमारा ही है। यही चीज हमें अपने बच्चों तक पहुंचानी बहुत ज्यादा जरूरी है कि पर्यावरण जो है ये हम सभी के लिए है और इसे संजोने का काम भी हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज के इस बहुत ही अच्छे पर्व पर हम जुड़ रहे हैं कुछ बहुत ही यंग बच्चों के साथ जो इस मुहिम का हिस्सा हैं, अपने गुरु के साथ जो है मिस्टर हिताज पंड्या। हिताज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और हिताज जी के साथ मौजूद हैं मान्या और हर्षिल एंड मान्या। वेलकम टू द शो। हिताज जी को हम सभी जानते हैं, ये एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं। ये पिछले 20 साल से एनवायरमेंट की फील्ड से जुड़े हुए हैं, जर्नलिज्म की फील्ड से जुड़े हुए हैं और 2015 में इन्होंने शुरुआत की किड्स फॉर एनवायरमेंटल डेवलपमेंटल इनिशिएटिव का, जिसका नाम है केडी। और आपको पता होगा काफ़ी बच्चे जो हैं स्कूल्स के इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। ये जो प्रोजेक्ट है वो स्कूल करिकुलम का हिस्सा है और बड़ौदा की काफ़ी स्कूल्स जो हैं इस प्रोजेक्ट को अपलिफ्ट कर रही हैं और हिताज जी के थ्रू काफ़ी बच्चे जो हैं वो एनवायरनमेंट से, ऑर्गेनिक फार्मिंग से, बर्ड्स की अलग अलग स्पीशीज से और पेड़ पौधों का किस तरह से ध्यान रखना चाहिए, उन्हीं सभी चीज़ों को, सभी कंसेप्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक प्रोजेक्ट है जिसे बहुत ही अभी प्रशंसा जिसकी हो रही है वो है बर्ड्स फेस्टिवल के बारे में। भाईली गांव के पास जो एक तालाब है वहाँ पे आपने वेटलैंड्स को सेव करने का जो एक एफर्ट डाला है बच्चों की टीम के साथ। ये प्रोजेक्ट क्या है? हमारे जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं एनवायरमेंटल जर्नलिज्म पढ़ाता हूँ, नवरत्न यूनिवर्सिटी और एमएस यूनिवर्सिटी दोनों में जी। तो वहाँ पे जब मैं इन बच्चों को अर्बन एरियाज में एनवायरनमेंट के इश्यूज क्या क्या होते हैं वो बताने के लिए मैं अक्सर उनको बाहर लेके जाऊँ, क्योंकि वो पर्यावरण ऐसा विषय जो क्लासरूम के अंदर हम नहीं सिखा सकते। तो उनको वो मैं दिखाने के लिए बाहर लेके आया और वहाँ पे पहली बार मैंने इस तालाब को देखा था और वो जो नज़ारा है मुझे आज भी याद है, क्योंकि पंछी और इंसानों के बीच में इतनी मित्रतापूर्ण जो एक भाव था वो मैंने पहली बार देखा। ज़्यादातर ये देखा जाता है कि पंछी उड़ जाते हैं इंसानों को देख के, लेकिन वहाँ पे वो पंछी थे और डरे हुए नहीं थे। तो वहाँ से शुरुआत हुई थी। ये बात है 2017-18 की। उसके बाद में दूसरी बैच जब आई जर्नलिज्म स्टूडेंट्स की, तब परिस्थिति बदल चुकी थी और तब तालाब जो था वो पूरा गंदगी से भरा हुआ था। उसकी जो किनारी थी वो भी पूरी गंदगी से भरी थी। तालाब के अंदर का जो पानी था वो भी काफ़ी दूषित हो गया था। उसके अंदर थर्मोकोल है, बहुत सारा कचरा आया था और उसका कारण था जो भी भाईली में नए नए स्कीम्स आए थे उनको ड्रेनेज कनेक्शंस दिए ही नहीं गए थे। तो वो इसी जो वर्षाधिक का यानी कि स्टॉर्म वाटर चैनल जो बोलते हैं उसके अंदर वो लोग डाल देते थे और वो पानी बहता बहता इन लोगों के घर के पास आ जाता था और वहाँ से आगे स्टॉर्म वाटर चैनल थी ही नहीं। तो वहाँ पे कचरे का तालाब बन गया था और सारे पंछी गायब हो चुके थे। तो काफ़ी पीड़ादायक एक माहौल मेरे लिए था कि इतना अच्छा तालाब जहाँ पे मैंने एक खजाना देखा था वो पूरा बर्बाद हो चुका है जी। तो वहाँ से फिर मैंने सोचा कि इस तरह से अगर चुप बैठेंगे या तो जो हो रहा है उसको होने देंगे तो इतना पढ़ाने का या तो इतना कुछ सोचने का कोई मतलब ही नहीं है। और मैंने तब निश्चित किया था कि इस तालाब का रंग रूप सब बदलना पड़ेगा और
पंछी को वापस बुलाना पड़ेगा। तो मैंने पहले जब शुरुआत की थी तब मैंने सोचा था कि मैं 12 से 16 या 18 साल के बच्चों को मैं इस प्रोजेक्ट में मेरे साथ रखूँगा, क्योंकि वो बड़े बच्चे हैं तो मुझे आसानी से वो मदद कर सकते हैं। जी। लेकिन 2-3 मीटिंग के बाद मुझे पता चला कि वो लोग मुझे देखते ही रास्ता काट लेते थे, क्योंकि उनको मोबाइल में उन सब चीज़ों में ज़्यादा रुचि थी। तो करेक्ट। मुझे पता चला कि ये मेरा टारगेट ग्रुप नहीं है, और तब मैंने अपना सोचने का तरीका थोड़ा मैं बदल रहा था। तो ये सब जब मैं सोच रहा था तब मैं वो मंदिर के पास बैठा हुआ था, तो ये सारे छोटे छोटे बच्चे जो है वही मेरे पास आए और मुझे पूछा कि सर आप कौन हो, आप यहाँ पे क्यों आए हो। क्यूरियोसिटी होती है, एक जी, उत्सुकता बिल्कुल। होती है। तो बड़े साजिक सवाल थे उनके, और मैं उसका उतनी ही साजिकता से जवाब देता गया। तो वहाँ से हमारा जो रिश्ता था वो बना था, जी। और ये पूरी यात्रा वहाँ से शुरू हुई थी। ये हमने जो शुरू किया है वो हम सबके लिए सीखने की बात है। ऐसा नहीं है कि मुझे ये सारी चीज़ें पता ना, मैं कोई बॉटनिस्ट या तो ऑर्निथोलॉजिस्ट या तो जूलॉजिस्ट नहीं हूँ। मैं जी। मुझे जानना पड़ेगा, वो मुझे पता चला कि इन बच्चों को अगर मुझे पढ़ाना है तो मुझे भी उतना ही सीखना पड़ेगा। तो मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा, वेटलैंड इकोलॉजी क्या होती है वो भी मैंने समझा अपने दोस्तों से। मेरे काफ़ी गुरु मित्र भी हैं, उन्होंने मुझे समझाया, और वही सारा जो ज्ञान है वो इन बच्चों को मैं देता गया। राइट। तो धीरे धीरे उनका नज़रिया बदलता गया, और आज हम उस मुकाम पे आ गए हैं कि तालाब की सफाई हमने की है, लेकिन उससे भी बड़ी सफाई जो हमने की वो हमारे मन की सफाई की है। वंडरफुल। और ये मन की सफाई की बात सिर्फ इन 10 बच्चों की या 15 बच्चों की बात नहीं है, लेकिन पूरा जो एक वहाँ का कम्युनिटी है उनकी मन की सफाई हुई है। उन लोगों ने अपना ज़िंदगी जीने का जो तरीका है वो बदला है। ओके। और बच्चों के साथ जो कुछ दुर्व्यवहार भूतकाल में हो रहा था वो अब बंद हो गया है, जी। और गांव के जो बड़े लोग हैं वो इन बच्चों को मान से देखते हैं। राइट। तो ये एक बदलाव आया है। तो प्रकृति जो होती है वो हमको बहुत कुछ सिखाती है, और ये सिर्फ एक पंछी की बात नहीं है, जैसे मैंने आपको एक पूरी एक कम्युनिटी जो है उसकी बात है, और हम लोग सब साथ में बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। मान्या, आप बताएंगे मुझे कि आपने जब हितार्थ सर को पहली बार देखा या उनसे मिले तो आपने क्या प्रश्न पूछा उनको कि वो वहाँ क्यों आए? मुझे लगा था कि वो एकदम अट्रैक्ट हो गए, तो बड़ी बड़ी मूछें थी, हाँ। एक बड़ी हेड थी। जी। तो हम लोग उनके पास गए और पूछा कि कौन है आप, क्यों आए इधर। तो उन्होंने कहा कि इधर कितना कचरा है, इधर इतने सारे पंछी आते हैं, तुम लोग ध्यान नहीं रखते हो, उससे कोई इसका ध्यान नहीं रखता है। तो हमने बोला कि इधर इधर क्या पंछी आते होंगे, इधर तो सब कचरा फेंकते हैं। तो फिर सर ने बोला कि इधर बहुत सारे पंछी आते हैं, आप उसका ख्याल नहीं रखते। अगर आप इसको साफ कर दे हम लोग, तो यहाँ पे बहुत सारे पंछी आएंगे। अच्छा, और वो बात सही हुई आपकी सफाई हाँ। के बाद? हाँ, हमने आपने सफाई देखा? की बाद में बहुत सारे, हमारे वहाँ 46 या वैसे पंछी आते हैं। वाह, वंडरफुल। हर्षिल, अब आप बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने का? आपको क्या पहले पता था कि वो तालाब के पास इतने बर्ड्स आते हैं? नहीं, मतलब जब सर ने बताया कि यहाँ पे इतने सारे पंछी आते हैं, लेकिन हम लोगों को इतना पता नहीं था, क्योंकि हम वहाँ पे जाते नहीं थे, क्योंकि पेरेंट्स भी अलाउड नहीं करते थे। राइट। क्योंकि वहाँ पे सब मतलब खुले में ही सब लोग सब कुछ करते थे, मतलब कचरा फेंक के चले जाते थे, अल्कोहल ड्रिंकिंग करते थे। राइट। तो फिर हमारे पेरेंट्स भी हमको नहीं जाने देते थे। और फिर जब सर ने बताया कि यहाँ पे तो बहुत सारे बर्ड्स आते हैं, अगर तुम लोगों को उन सारे बर्ड्स को देखना है तो तुम्हें यहाँ पे थोड़ी साफ सफाई करनी होगी। तो फिर ऐसे करके हम लोगों ने वहाँ पे साफ सफाई की, और वहाँ पे बर्ड्स की मतलब जो बर्ड्स होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लगे। तो फिर वैसे ही हमने तालाब को अंदर से भी साफ किया, मतलब जो ज्यादा मतलब जो प्लांट्स काम के नहीं होते हैं उनको हटाकर हमने जो प्लांट्स काम के होते हैं उनको लगाया। और उससे वहाँ पे ज्यादा इंसेक्ट्स आए, और इंसेक्ट्स को बर्ड्स खाते हैं, तो फिर बर्ड्स भी आने लगे। राइट। तो पर तालाब की साफ सफाई के लिए तो बहुत ज्यादा मशीनरी का काम होता है या बड़े लोगों का काम होता है, तो वो आपने कैसे करवाया? मतलब आपके टीम में और कौन कौन लोग थे सफाई में? हमारी एक पूरी टीम है, उसमें पूरे 9-10 जन थे। लेकिन जब पहले की बात थी तो तब पूरे 15-16 जितने बच्चे थे, और हम सब ने साथ मिलकर उस पूरे तालाब को साफ किया था।
जी। और फिर जब आगे बढ़ने की बात आई तो फिर कुछ पेरेंट्स ने उनको भेजना बंद कर दिया कि ये क्या तालाब साफ करा रहे हैं, इनमें तो कुछ भी मतलब बच्चे बीमार हो जाएंगे, और वो सब के लिए फिर पेरेंट्स भेजते नहीं थे। लेकिन हमारे पेरेंट्स ने हमको भेजा कि तुम लोगों को कुछ नया सीखने को मिलेगा। और फिर वैसे ही अभी हम लोग मतलब अभी दूसरे बच्चे भी धीरे धीरे आना शुरू हो गए, और धीरे धीरे हम भी नए बच्चों को सिखा रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे बर्ड्स आते हैं और हमें इसे क्यों क्लीन रखना चाहिए और वो सब। आई एम श्योर ये कोई एक छोटा टास्क नहीं है, इसमें बहुत महीने आपने इन्वेस्ट किए होंगे। इन बच्चों के पेरेंट्स को कन्विंस करने में आपको कितना समय लगा? क्योंकि आई थिंक पेरेंट्स को, बच्चों को जोड़ने से पहले पेरेंट्स को समझाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ एक पर्यावरण की बात नहीं थी, इसमें बहुत सारे पहलू जुड़े हुए थे। जी। नंबर 1, मुझे काम जो चाहिए था वो इन बच्चों से, और काम मतलब ये तो ठीक है सफाई की बात हुई, लेकिन मेरा जो मकसद था वो नॉलेज का था। जी। कि जब तक बच्चे सही ज्ञान नहीं लेंगे तब तक ये गलतियां होती रहेगी। करेक्ट। और एक बार जब बच्चे सही रास्ते पे आ जाएंगे तो उनके माँ बाप जो है वो अपने आप उसी रास्ते पे चलेंगे। करेक्ट। तो शुरुआत जब की तो मैंने कम से कम 1-1.5 महीने तक मैंने और कुछ बात ही नहीं की। मैंने उनसे सिर्फ इतना ही बोला कि हम लोग पहले समझते हैं कि हमें क्या चाहिए, हम क्या करने वाले हैं। वो एक रोड मैप, वो एक रास्ता देखना बहुत ज़रूरी था। और उस दौरान मैंने इनके माता पिता से भी बात की थी, क्योंकि मैं एक अजनबी था। और आज का समाज, आज का समय ऐसा हो गया है कि बच्चों को लेके हम काफ़ी चिंतित हैं। काफ़ी सारी घटनाएं घटती है ऐसी जिसकी वजह से हमारे जो माता पिता उनका भरोसा टूट चुका है। Absolutely. उस परिस्थिति में बच्चों के साथ काम करना बहुत ही सेंसिटिव इश्यू हो जाता है। तो मैंने उनके माँ बाप से रेगुलरली बात की थी कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरा परिवार क्या है, ये सब उनसे मैं बताता रहता हूँ। धीरे धीरे करके एक संबंध बनते गए हमारे। जी। और एक भरोसा भी हमारा बनता गया। अभी ये सब जो मेरे बच्चे हैं तो इनकी मम्मी जो होती है तो वो मुझे मामा, बच्चों के मामा आ गए ऐसे कह के बुलाते हैं। हाँ, क्यूट। अच्छा। तो फिर मैं भी बोलता हूँ कि हाँ तुम लोग मुझे मामा ही बनाते हो हमेशा। तो आज वो जगह पे हम पहुँच गए जहाँ पे माँ बाप कभी सवाल नहीं उठाते कि आप बच्चों को क्या सिखा रहे हो या तो कहाँ पे लेके जा रहे हो। ये सारी चीज़ें अब एक रिश्ता बन चुका है। तो अब ये है एक परिवार का मामला हो गया है। और वो लोग मुझे अपने परिवार का ही सदस्य गिनते हैं। ना सिर्फ मैं, लेकिन मेरा परिवार जो है, मेरा एक बेटा और एक बेटी है। तो हम 4 लोग जो है वो भी उसी परिवार की तरह वहाँ पे जाते हैं, उनके साथ में खाना खाते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं और काफ़ी सारी चीज़ों में एक दूसरे की मदद करते हैं। तो अभी एक परिवार का, लेकिन एक समय ऐसा था कि ये रिश्ते जो थे उतने मजबूत नहीं थे। तो काफ़ी सारा मुझे भी उसमें सीखना पड़ा था। एक समय ऐसा भी था कि वहाँ के कुछ लोगों को ऐसा लगा कि मुझे वहाँ पे ज़मीन है उसमें रस आ गया इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। कुछ लोगों को ऐसा था कि भाई ये तो आज है कल नहीं होगा, और लड़का है तो लड़कियों को कैसे हम उनके साथ भेज दें। बिल्कुल। और जहाँ पे मैं पढ़ाता था वो जगह भी बदनाम जगह थी। जैसे इन बच्चों ने बोला कि अल्कोहलिज्म वहाँ पे काफ़ी था और अभी भी है, मैं बोलूँगा। राइट। तो मैं इन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो मेरे सामने वहाँ के लोग जो है वो बैठ के दारू पीते थे, जोर से म्यूजिक बजाते थे, जुआ खेलते थे। और ये मानिया तो तब बहुत छोटी थी। सबसे बड़ी बेटी जो थी वो नन्ही थी, वो तब 7th में थी शायद। राइट। तो ग्रेड 7 में बच्ची आती तो उसको समझ में आता, तो उनके सामने वो खुले में पेशाब भी करते थे। राइट। तो ये सारा मुझे भी हैंडल करने में काफ़ी तकलीफ हुई थी, क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी थी। वो बदलाव अब आया है और जितना चाहिए था उतना नहीं है, लेकिन आया ज़रूर है। तो जब बच्चे होते हैं तो बदलाव आता ही है। करेक्ट। तो माँ बाप को एक सही रास्ते पे लाने का जो एक काम था वो इतना आसान नहीं था। बताना चाहूँगी कि मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज जो हैं मिस्टर मुलू भाई बेरा, उनके अभी एक हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस में इन बच्चों को बुलाया गया सर के साथ, और उनके ये जो वेटलैंड सेव करने के एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया गया और रिकॉग्नाइज किया गया। तो ये बहुत बड़ी बात है एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस सर आपको भी और आपके पूरी टीम ऑफ किड्स जिन्होंने ये मोर्चा उठाया और आगे बढ़ रहे हैं।
बहुत ही पॉजिटिवली। मैं कुछ देर पहले इनसे बात कर रही थी तो अभी भी इनके चेहरे पे जो हंसी दिख रही है वो पहले भी दिख रही थी, और ये लोग अभी भी इतने ही एक्साइटमेंट में हैं कि हम आगे भी ऐसा ही काम करने वाले हैं। ये बहुत अच्छी बात है बेटा। उत्तरायण का त्यौहार है और आपको पता है कि लोग मांझा जो यूज़ करते हैं पतंग चगाने के लिए, उसमें कांच का वपराश होता है। और इस बार तो गवर्नमेंट ने चाइनीज़ जो मांझा है उस पर रोक भी लगाई है कि वो सेफ़ नहीं है हमारे पक्षियों के लिए। तो आपको कितना अच्छा लगता है ये त्यौहार? अगर आप काइट चलाते हैं और अगर आपको ये एहसास होता है कि किसी बर्ड को लग जाएगी तो वो फीलिंग क्या आती है? आप काइट चलाते हैं, पतंग उड़ाते हैं? उड़ाते हैं? हाँ। बताइए। तो पहले जब सर नहीं आए थे तो तब तो फिर पतंग उड़ाते तो फिर कुछ मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं कि ये बर्ड आया तो जाने दो भाई, जाएगा तो जाएगा। लेकिन जब सर आए और उन्होंने बताया कि इनकी भी एक लाइफ होती है जैसे कि हमारी है वैसे उनकी भी है। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि जब पतंग उड़ाने के लिए जाते हैं तो फिर जब हम उसको उड़ाते हैं तो जैसे ही कोई बर्ड दिखता है ना तो हम दोरे को छोड़ देते हैं। अच्छा। तो फिर वो बर्ड उड़ जाता है ना, हाँ। उसके बाद हम लोग वापस से दोरे को पकड़ लेते हैं। अच्छा। अगर ऐसा लगता है कि अगर उसके पैर में लग जाएगी कि ऐसा कुछ होता है ना, तो या तो हम उसे पतंग को उसी को वहां पे ही तोड़ देते हैं या फिर छोड़ देते हैं। फिर पतंग जाए तो जाए। लेकिन फिर भी अभी भी कुछ मेरे दोस्त है वो कहते हैं कि मैं इस बार चाइना डोरा लाऊंगा, इस बार मैं पूरे 7 कांच लगाऊंगा, ऐसा सब बोलते रहते। तो मैंने बोला कि भाई ये सब रहने दे, इससे अच्छा है कि तू एक नॉर्मल सा डोरा ला और चका, बस और क्या है। बस तुझे तो पतंग ही चकानी है ना, और कुछ तो है नहीं। तो बस उसमें अगर किसी की लाइफ चली जाए तो फिर क्या मतलब है। करेक्ट। अगर वैसे ही हम लोग चका रहे हैं वैसे अगर किसी का गला कट गया तो फिर वो लोग तुरंत ही हम लोगों को बोलेंगे। करेक्ट। लेकिन बर्ड्स के पास कोई ऐसी वॉइस नहीं कि वो हमें बोल सके। उनके पास वो कोई चिल्लाने की भी चीज नहीं है और हमें पता भी नहीं चलेगा कि वो चिल्ला रहे हैं, कि उनको लगी है, कि उनको दर्द हो रहा है। तो इसलिए फिर थोड़ी सेफ्टी तो रखनी चाहिए। जैसे हमारी लाइफ है वैसे उनकी भी लाइफ। हमारी जिंदगी जितनी इम्पोर्टेंट है उतनी ही उनकी भी है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। आई थिंक ये बदलाव शायद सर आपकी सोच की वजह से या जिस तरह का काम ये बच्चे कर रहे हैं वो दिख रहा है। मान्या, आप बताइए, आपको काइट फेस्टिवल अच्छा लगता है? हाँ, मुझे काइट फेस्टिवल अच्छा लगता है, पर बर्ड्स को जो नुकसान होता है इसलिए मैं एक छोटी सी काइट लेके यहाँ पे ऐसे ही उड़ाती हूँ। ऐसे ही खाली? अच्छा। और आप जो लोग चाइनीज डोरा यूज करते हैं या जो बहुत कांच वाला होता है वो यूज करेंगे तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे बर्ड्स को भी नुकसान हो सकता है और जो भी बर्ड्स है उनके गला भी कट सकता है। जैसे हर्षिल ने कहा कि उनकी जान भी जा सकती है। तो वो इतना बड़ा डोरा लाके क्या मतलब जिससे किसी की जान चली जाए। और वो हमें खुशी मिलेगी पर वो बर्ड्स को तो खुशी नहीं मिलेगी उससे। करेक्ट। और हमें सिर्फ पतंग ही चगानी है तो हम कोई भी डोरे से चगा सकता है। वेरी गुड, बहुत सही बात है। अगर पतंग चगानी है तो कोई भी डोरा ले सकते हैं, उसमें इतना सब कांच वाला चाहिए, इतना भारी डोरा लेकर इतना सारे पैसे भी तो इन्वेस्ट करते हैं हम, इतने महंगे महंगे डोरे खरीदते हैं। आपको पता है डोरा कितने का आता है? अराउंड 700 के इतने का अब तो आ रहा है। अरे अभी तो हजारों में जाता है। अगर आप जाएंगे मार्केट में ढूंढने के लिए तो इतना एक्सपेंसिव है डोरा। और खाली किसके लिए कि हमने कितने पेज काटे हैं। लेकिन वो पेज काटने के दौरान किसी पक्षी का पर कट रहा है, उसके पैर में चोट लग रही है, उसके गर्दन में चोट लग रही है। शायद हम ये सारी बातों पे गौर नहीं फरमाते हैं, लेकिन जिस तरह से ये बच्चे सब आज बोल रहे हैं, आप सभी को इसके बारे में गौर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारी ज़िंदगी के साथ साथ ये जो पक्षी हैं, पशु हैं, जानवर हैं, उन सभी की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो भी अपना एक परिवार का हिस्सा हैं। वो भी किसी के मम्मी पापा होंगे या किसी के बच्चे होंगे, शायद जिनके माँ बाप घोंसले में बैठ के अपने बच्चों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, या मम्मी पापा बाहर है और बच्चे घोंसलों में हैं। और ऐसे में अगर उनको लग जाती है तो कितनी बड़ी दुख की बात है। इस त्यौहार पर खास कर लोगों को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? ये जो ज़्यादा तेज धार वाला जो धागा है जी, वो हमारी एक मानसिकता दिखाता है जी, कि मैं ज़्यादा पतंग काटूं। मेरे बाजू वाले जो लोग हैं उनसे मैं 3 ज़्यादा काटूं, उसकी पतंग मैं काटूं, तो हमारा कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ और वन अप वाली जो फीलिंग है कि उससे ज़्यादा एक मैं करूँगा, वो आती है। और मुझे लगता है कि वहीं पे हम लोग सब थोड़ा आत्मचिंतन करें तो ये सारा प्रश्न जो वो ख़त्म हो जाएगा।
क्योंकि वो डिमांड आई, इसी वजह से उसका सप्लाई हुआ बिल्कुल। कि मेरी पतंग कटनी नहीं चाहिए। तब जाके किसी ने सोचा होगा कि ऐसा धागा बनाते हैं कि जो काट ही ना सके कोई, और वहीं से फिर चाइनीज धागा आ गया जी। तो वो मानसिकता अगर हम बदले, हर एक परिवार में वो मानसिकता आ जाएगी, तो चलो आप त्योहार है उसको हम मना नहीं कर सकते कि मत उड़ाओ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम अगर उसको हम अपने जीवन में थोड़ा सा भी एडप्ट कर लेते तो वो उतना कुछ नुकसान नहीं होगा। करेक्ट। और मुझे लगता है कि हमारे शहर में हर एक फैमिली से सबको कभी ना कभी ये सारे जो रेस्क्यू कैंप्स होते हैं वहाँ पे एक बार जाना, आपको देखना चाहिए कि किस हालत में वो पंछी होते हैं। मैं अभी बोल रहा हूँ तो भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे कैंप्स में, मैं पत्रकार था तभी भी गया था, और मैं खुद रेस्क्यू वर्क में भी कभी जुड़ा हुआ था जी। तो मैंने देखा है कि वो कितनी बुरी हालत होती है जी। जीवन सबका एक समान होता है, जैसे हर्षिल ने और मान्या ने बताया, सबका जीवन एक समान होता है। और अब जब इंसानों पे बनी है तब अब हम ये समझ पाते हैं, बिल्कुल। क्योंकि जब इंसान मरने लगे इसी धागे की वजह से, तब सरकार जागी और उन्होंने बोला कि भाई ये तो गलत चीज़ है, आप बंद करो। लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि आपका धागा थोड़ा कच्चा होगा, लेकिन आपके अगर संबंध प्रकृति के साथ में पक्के होंगे तो वो जीवन ज़्यादा आनंदमयी होगा। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल मानता हूँ। बिल्कुल सही बात है। और ये बहुत बड़ा मैसेज है, हम सभी को समझने की कोशिश करनी है। हम बोलते हैं कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं है, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम सभी इस सोसाइटी का हिस्सा हैं और ये हमारी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एज एन एडल्ट तो ये चीज़ों का ध्यान रखें ही, लेकिन हमारे फैमिली में जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं या हमारे और रिलेटिव्स हैं, उन्हें भी ये मैसेज ज़रूर दें कि इसे कंपटीशन ना लेते हुए अगर हम त्यौहार की तरह इसे सेलिब्रेट करेंगे तो मज़ा क्या है कि सोसाइटी में अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ रहना, वो 2 दिन उनके साथ खान पीन खाएंगे, आप मज़े करेंगे। जैसे कि हर तरह का स्पेशल डिशेस बनती हैं, गुजराती लोगों के यहाँ वहाँ पर अच्छा अच्छा खाना बनता है। तो ये सब चीज़ों का अगर आपको लुफ्त लेना है तो आप अपने घर वालों के साथ बैठकर बातचीत कर हंसी मजाक करके भी कर सकते हैं, ना कि हम किसी की जान को दाव पर लगाकर हम पेज काट रहे हैं और हम ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हाँ मैंने तुमसे ज़्यादा काट लिए, लेकिन वो काटने के चक्कर में हमने किसी की ज़िंदगी दाव पर लगाई है। वो बहुत ही बड़ी चीज़ है, इसका एहसास हमें जब भी हो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हमें होगा तो हम हमारे बच्चों को करवा पाएंगे। हिताज सर की टीम के दूसरे 2 मेंबर से भी रूबरू होते हैं। सबसे पहले मिलेंगे नंदिनी से। नंदिनी 15 वर्ष की है और काफ़ी सालों से सर के साथ इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं। सर इन्हें टीम लीडर के नाम से बुलाते हैं। नंदिनी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये वेटलैंड्स को सेव करने का, बर्ड्स को वहाँ ज़्यादा बर्ड्स को इकट्ठा कर सकें, उनकी स्पीशीज को वेलकम कर सकें, कैसा था आपका एक्सपीरियंस? सबसे पहले जब सर 2019 में आए थे, कोई इंटरेस्ट नहीं था बर्ड्स के बारे में कि क्या करना है, क्या है, मतलब कि वहाँ पे जो हमारा वेटलैंड है, मुझे उसके बारे में भी कुछ नहीं पता था कि वो इतना अच्छा वेटलैंड है या फिर वहाँ पर इतनी सारी स्पीशीज आती है और वो जगह इतनी गंदी है। धीरे धीरे हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। स्टार्टिंग में बहुत बोरिंग लगता था कि क्या ये बर्ड्स का मतलब वेटलैंड सेविंग है, क्या करवाते रहते। फिर मैं अकेली हो रही थी, मैंने बोला मैं अकेली जाके क्या करूँ। मैंने मेरे सारे फ्रेंड्स को इकट्ठा किया और मैंने बताया कि चलो सबको मज़ा आएगा। जैसे मुझे मेरे चाचू ने बोला कि जा मज़ा आएगा, मैंने सबको बताया कि चलो मज़ा आएगा। फिर धीरे धीरे सर ने शुरू किया सिखाना, कैसे मतलब वेटलैंड को क्लीन रखना है, कैसे बर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है, उनको कैसे पहचानना है, कैसे उनके नेम्स सीखने हैं। तो धीरे धीरे हमने स्टार्ट किया और फिर कोरोना आ गया तो सर ने ऑनलाइन हमारी स्टडीज़ शुरू रखी। और फिर बाद में हमने हमारा जो तालाब है, सर ने हमें एक अच्छी बात बताई थी कि अगर हमारे घर पे मेहमान आते हैं तो हम अपना घर साफ़ रखते हैं, वैसे ही इस तालाब में भी विंटर में माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं तो हमें उनका घर साफ़ रखना चाहिए। तो हमने वहाँ पे 70 गार्बेज बैग कलेक्ट करके कचरा इकट्ठा किया और फिर धीरे धीरे हम लोगों को बहुत प्रोत्साहन मिलता गया। नए नए टीचर्स, मतलब कि अवी मैम है जिन्होंने हमें बर्ड्स का बहुत सारा नॉलेज दिया है। मतलब बहुत सारे जो है गुरु बन चुके हैं हमारे, मतलब हम कुछ नहीं जानते थे, बाहर की दुनिया है,
हमारे पंछियों के बिना हमारा पर्यावरण अधूरा है। उनकी आवाज़ से ही जो गुंजित हो उठता है वो उसका हमें ख्याल नहीं था, तो वो भी हमें अच्छा लगा है कि अब हम पर्यावरण को समझने लगे हैं। तो सर के साथ जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ही अच्छा है। मतलब कि इन 4 सालों में हम लोग कहाँ से कहाँ आ गए हैं, बहुत सारी जगह पर गए हम लोग बर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने। हम लोग संडे हम लोग नल सरोवर भी गए थे, मतलब बर्ड्स की इंफॉर्मेशन। और सबसे एक्साइटेड मोमेंट वो था हमारे लिए कि हमें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हमने जो फन फेयर ऑर्गेनाइज किया था वहाँ में अंशुमान सर ने हमें बनाया ब्रांड एम्बेसडर। सो बहुत कुछ हासिल किया है हमने सर के साथ रह के, तो सर को बहुत बहुत थैंक यू। कितना ऑनेस्ट फीडबैक दिया है नंदिनी ने, और बहुत ही सही बात बताई है। और उनके फेस पे वो प्राइड दिख रही है कि इतने सालों की जो उन्होंने मेहनत की है, जो योगदान दिया है अपने गुरु के साथ, वो कहीं वेस्ट नहीं हुआ है, उसे अप्रिशिएट किया गया है। और यही बात हम सभी को सीखने जैसी है कि हम हमेशा कुछ कर कर हम एक फुटस्टेप करते हैं और हमसे नहीं होता है तो हम हताश हो जाते हैं, हम वहाँ छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि नहीं हो पाएगा। लेकिन हमेशा याद रखिए कि कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती है, उसमें कंटिन्यूस एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। और ये चीज़ हमें हमारे बच्चों को समझानी बहुत ज़्यादा जरूरी। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके जो ये बर्ड्स फेस्टिवल वाला जो आप लोगों ने फन फेयर ऑर्गेनाइज किया था, कितना मज़ा आया आपको? मुझे फन फेयर बहुत मज़ा आया। और जो मनन और मैं और दीपांकर भैया जो है उन्होंने हमको ड्राइंग सिखाई थी। तो वहाँ पे हमने 120 इतनी ड्राइंग और पेंटिंग्स की थी। वाओ। हाँ, और हमारी जो माताएं थी उन्होंने खाने का स्टॉल रखा था, खेलने का स्टॉल रखा था, और तो उसमें भी बहुत मज़ा आया। और वहाँ पे हर्षिल और देव जो थे, देव बर्ड फोटोग्राफर है और हर्षिल बर्ड आइडेंटिफाई में बहुत अच्छा है। तो उन लोगों ने जो हमारा जो तालाब है वहाँ पे बर्ड वॉक भी कराया था। और हमने 126 ड्राइंग जो बनाई थी वो हमने बेची भी थी, और बहुत सारे लोगों ने वो ड्राइंग भी ली थी और बाद में कहते थे कि आपने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है। और हम उसके बर्ड के बारे में और ज्ञान देते थे। वो ज्ञान इसलिए देते हैं क्योंकि एक व्यक्ति को ज्ञान देंगे तो वो दूसरे को कहेगा, दूसरा तीसरे को कहेगा, इसलिए पूरा जो ज्ञान है हमारा बर्ड्स का वो फैल जाएगा और सबको पता चलेगा कि ये ऐसा होता है और ये ऐसा बर्ड है, ये दूर से आता है, वो ये बहुत रेयर है, ऐसे सबको पता चलेगा। ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है, ये चीज़ बहुत सही बताई श्लोक आपने। और देखिए ये कितने हैप्पी हैं अपना ज्ञान बांटने के लिए भी। और आई थिंक सारा क्रेडिट जो है उनके गुरु हितार्थ जी को जाता है। सर, आज के इस मौके पर क्या संदेश आप देंगे हमारी ऑडियंस को? आरती जी, मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि श्लोक है, नंदिनी है, मान्या है, हर्षिल है, ये जो बच्चे हैं ऐसे ही हजारों बच्चे हमारे आसपास है और हमारे आसपास ऐसे ही सुंदर तालाब भी है। बिल्कुल। तालाब को समझना हम सबकी जिम्मेदारी है और इन बच्चों को उनके साथ जोड़ना, तो समाज को प्रकृति के साथ जोड़ना वो एक सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। और वो सबको निभानी पड़ेगी। आने वाले दिनों में मैं इनको अक्सर बताता रहता हूँ कि आपको खाने के लिए खाना चाहिए होगा और पीने के लिए पानी चाहिए होगा। आप 2 GB डेटा पी नहीं सकते हो, या तो आप अपना स्मार्टफोन है उसको खा नहीं सकते हो, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी खाने की और पानी की। तो प्रकृति को समझे और बच्चों को ये जो धरोहर जो हमको हमारे बुजुर्गों ने दी है, वही धरोहर हम अच्छे से संजो के इन बच्चों को हम दे, तो इनका भविष्य जो है वो उज्जवल रहेगा। वरना जो दुखदायक यात्रा इनको करनी पड़ेगी वो हम सोच भी नहीं सकते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो बस यही जो एक होता है वेटलैंड, जो हम सबको पता है कि नल सरोवर है या तो वडवाना है, तो जैसे ही ठंडी आती है तो सब लोग वहाँ पे जाते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमारे ही शहर में ऐसे बहुत सारे मैक्रो वेटलैंड्स हैं जिसमें मैक्रो वेटलैंड इकोसिस्टम जो वो समझना, और उसी तालाब में बहुत सुंदर पंछी आते हैं। ये जो विदेशी पंछी है वो NRIs जैसे होते हैं, आते और फिर चले जाते हैं, तो उनका साथ कुछ दिनों का होता है। लेकिन हमारे यहाँ के जो प्रादेशिक और जो देशी पक्षी होते हैं वो भी उतने ही सुंदर होते हैं और वो हमको बहुत ही मदद करते हैं। करेक्ट। तो इन पंछी को बचाए। जो बर्ड फेस्टिवल किया था तो यही एक इंटेंशन था कि समाज को पंछियों का असली एक उनका जो चेहरा है वो दिखाए
उनके नज़दीक लेके आए, ताकि हम उनको बचा के रख सकें, उनके हैबिटेट को बचा के रख सकें, और हमारा जो आने वाला जनरेशन है उसको भी हम सेफ रखें। वेरी ट्रू। थैंक यू सो मच हितार जी, और थैंक यू आप दोनों का, नंदिनी और श्लोक, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी ऑडियंस का बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही बात कहेंगे कि जिस तरह सर ने बताया कि हमारी सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ विंटर्स के दौरान, लेकिन अगर हम बाकी सीजन्स में भी अगर हमारे आसपास के जो छोटे छोटे तालाब हैं वहाँ जाकर अगर हम सिर्फ एक मॉर्निंग वॉक पे अगर हम निकलते हैं और हमें थोड़ी सी भी बदबू आती है, या तो ऐसा लगता है कि कल से ये रूट पे नहीं आएंगे, हम रूट चेंज कर लेंगे। लेकिन वो रूट पे क्यों नहीं आना है, वहाँ पर क्यों गंदगी है, वहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है जिससे ये बदबू आ रही है, वहाँ के आसपास के रहने वाले लोग कैसे रहते होंगे, अगर थोड़ा भी इंटरेस्ट हम ये डेवलप करते हैं सोचने में, तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। हम परिवर्तन ला भी सकते हैं। दिक्कतें ज़रूर आएंगी, लेकिन जिस तरह से इन बच्चों ने ठाना, सर ने ठाना, पॉसिबल हुआ, और हम भी कर पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। VNM TV और VNM TV किड्स का YouTube चैनल है, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह हर हफ्ते हमारे साथ जुड़ते रहें। नमस्कार।